हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षार्थी क्लास 12। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी का पेपर है उन सभी का। तो ये आज की क्लास की जो पार्ट 3 वीडियो रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे द्वारा रचित 2 कविताओं के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली कविता के बारे में बात करें तो यह द्वीप अकेला, पहली कविता ये है। और दूसरी कविता की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम है मैंने देखा एक बूंद। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली कविता ये है और दूसरी कविता ये है, और ये लिखी किसके द्वारा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे, इनके द्वारा लिखी गई है। और इनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है द्वीप अकेला के प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी प्रतीक के अर्थ बताना है आपको कि यह द्वीप अकेला जो है इसका प्रतीक का क्या अर्थ है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और आपका मद माता क्यों कहा है। तो यहाँ पर जो ये द्वीप अकेला है इसके बारे में बात हो रही है कि कवि ने द्वीप अकेले को क्यों कहा है, स्नेह से भरा है वो, और वो गर्व से भरा है और आपका मद माता है। इसके बारे में क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि द्वीप अकेला कविता में जो द्वीप है, यहाँ पर द्वीप जो वर्ड लिखा हुआ है इसे आप द्वीप समझेंगे, ऐसे द्वीप, या आप कह सकते हो कि हिंदी में द्वीप ही बोलते हैं दिए को। तो जो द्वीप शब्द है ये, तो ये व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप किस चीज का प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। और जो पंक्ति है हमारी, ये किस चीज का प्रतीक है? ये समाज का प्रतीक है। तो द्वीप जो है वो पंक्ति में शामिल होने वाला व्यक्ति समाज का अंग बन जाना है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है जो द्वीप है ये व्यक्ति है और ये किस तरीके से पंक्ति यानी समाज के अंदर शामिल होता है, और व्यक्ति किस प्रकार से समाज का एक अंग बन जाता है या फिर समाज का एक हिस्सा बन जाता है। कवि ने द्वीप को स्नेह भरा, कवि ने द्वीप यानी व्यक्ति को स्नेह से भरा बताया। स्नेह का मतलब प्रेम से है, और गर्व से, और साथ ही साथ में आपका मदमाता भी कहा है। ऐसा क्यों कहा है? तो द्वीप में स्नेह होता है। स्नेह यानी यहाँ पर तेल की बात हो रही है, तेल से भरा होता है। उसमें गर्व की भावना भी होती है क्योंकि उसकी लौ ऊपर की ओर जलती रहती है। कवि ने क्या कहा है कि भाई जो द्वीप है वो स्नेह से भरा है। स्नेह का मतलब तेल है, और वो गर्व से भी भरा है। गर्व से इसीलिए क्योंकि उसकी लौ ऊपर की तरफ जलती है, और वह मदमाता भी है क्योंकि वह इधर उधर झांकता भी प्रतीक होता है। यानी कई बार आपने देखा होगा जब दिया जलता है तो उसको जलते जलते इधर उधर थोड़ा साइड भी होता है। वो जलते हुए साइड भी होने का मतलब है उसकी जो लौ होती है उस दिए के अंदर, तो वो इधर उधर साइड होती है जब हवा लगती है उसमें। तो यह स्थिति व्यक्ति में भी होती है। उसमें प्रेम भाव की भावना होती है, गर्व की भावना भी होती है, और वह जो है मस्ती में भी रहता है। दोनों में काफ़ी समानता है। और यहाँ पर हम कहेंगे जो द्वीप है वो किस बात का प्रतीक है? तो वो व्यक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है यह द्वीप अकेला, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, इसका क्या मतलब है? और इस आधार पर व्यक्ति का समस्त का मतलब है समाज में विलय क्यों और कैसे संभव है। यानी द्वीप अकेला है, व्यक्ति अकेला है, और पंक्ति को भी दे दो, मतलब समाज में इसको जोड़ दो। और ये किस तरीके से समाज में जुड़ सकता है? तो आप यहाँ पर कहेंगे द्वीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। द्वीप को पंक्ति में स्थान देना, यानी द्वीप यानी व्यक्ति को, पंक्ति का मतलब समाज से है, समाज में स्थान देना है, यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। और यह विशिष्ट और समाविष्ट विलय है, यानी ये खास बात है। यह
पूरी तरीके से संभव है कि व्यक्ति बहुत कुछ होते हुए भी समाज में विलय होकर अपना और समाज दोनों का क्या कर सकता है, भला कर सकता है। द्वीप का जो पंक्ति है इसमें बताया गया है, पंक्ति में या तो विशिष्ट का समाविष्ट विलयन है, यानी व्यक्ति जो है समाज को साथ जब वो जुड़ेगा तो उसकी खास ताकत बन जाएगी। पहले व्यक्ति अकेला था और जब वो पंक्ति के साथ शामिल होगा, पंक्ति में जाएगा, तो उसकी ताकत क्या हो जाएगी, उसकी ताकत का जो है सार्वभौमिकरण हो जाएगा और इस तरीके से वो उसका जो भी उद्देश्य है या जो भी उसका लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाएगा, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो द्वीप अकेला तो है, लेकिन जब उसको पंक्ति के साथ शामिल किया जाएगा, समाज का हिस्सा बनाया जाएगा, तो वो किस प्रकार से उसका सार्वभौमिकरण हो जाएगा और वो क्या करेगा, समाज के भी कार्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे एक तो गीत और आपका मोती, इन दोनों की जो सार्थकता है वो किससे जुड़ी हुई है, एक गीत की और दूसरा मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है। तो गीत की सार्थकता उसके गायन के साथ जुड़ी है, सबसे पहली बात। और गीत तभी तक जो है सार्थक होता है जब तक लोग उसे गाएं, यानी गीत का महत्व हमारे जीवन में तब तक है जब तक लोग उसे गाएं। गीत चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर जब लोग उसे नहीं गाते हैं तो उसका कोई वजूद नहीं होता, वो निरर्थक हो जाता है। मोती की सार्थकता भी उसके गहरे समुद्र से बाहर निकलने वाले जो है गोताखोरों से जुड़ी हुई है। आप सभी को पता है जो समुद्र के अंदर मोती पाए जाते हैं, और गोताखोर यानी वो लोग जो मोतियों को समुद्र की गहराई से निकालते हैं। तो समुद्र की गहराई चाहे कितनी भी हो, लेकिन कितनी भी कीमती हो, पर मोती पर पड़ी हो। ये देखो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि समुद्र की गहराई में चाहे कितनी भी कीमती मोती पड़े हो, पर वह गोताखोर जब तक पनडुब्बियों से यानी उसके अंदर घुसकर उसको बाहर नहीं निकालते, उस मोती की उस समय कोई कीमत नहीं होती। मोती की सार्थकता भी तब बनती है जब वो पनडुब्बियों, या फिर पनडुब्बी का मतलब क्या है, हम गोताखोरों के द्वारा उनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अन्यथा वो वहां पर निरर्थक बेकार पड़ी है, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी मूल्यवान हो। ठीक उसी प्रकार से गीत का भी मोल तब है तब लोग उसे गाते हैं, अदरवाइज वो निरर्थक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यह अद्वितीय, यह मेरा, यह स्वयं विसर्जित पंक्ति क्या कहना चाहती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसमें आपको बताना है कि विशिष्ट का समाविष्ट में जो विलय है, विसर्जन की उपयोगिता बतानी है। विशिष्ट का समाविष्ट में विलयन हो जाने की विशेषता बतानी है। इसमें कवि कहता है कि मनुष्य अकेला है परंतु अद्वितीय है। अकेला है लेकिन अद्वितीय का मतलब खास। यहाँ पर अद्वितीय का मतलब क्या है, खास है। वह अपने आप काम करता है, वह व्यक्ति क्या करता है, अपने आप काम करता है। वह व्यक्तिगत सत्ता को दर्शाता है, नहीं अपनी इच्छा के ऊपर नहीं रहता है। जब उसका जो कार्य करने का मन करता है वो कार्य करता है, वह कार्य करता है और वह अहम भाव को नष्ट कर देता है। यानी अगर जो व्यक्ति मन में ठान ले वो कर लेता है और अहम भाव को नष्ट कर देता है। वह समाज में खुद को मिला देता है तथा अपनी सेवाओं से समाज व राष्ट्र को मजबूत बनाता है। वह समाज में खुद को जोड़ देता है और क्या करता है, अपनी सेवाओं से समाज को, राष्ट्र को क्या करता है, मजबूत बनाता है। इसके अलावा अत्यंत गुणवान और असीमित भावनाओं से युक्त होकर, इसके साथ साथ व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुणवान और उसमें बहुत सारी असीम संभावनाओं से युक्त होकर समाज के अलग अलग हिस्सों में रहकर उसके गुणों को, और उसकी कोई ना कोई उपयोगिता होती है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई उपयोगिता होती है, और उस उपयोगिता का उपयोग करके वह ना समाज के बिना अपनी एक अलग पहचान बनाता है। नहीं, व्यक्ति के जो भी गुण होते हैं उन गुणों के आधार पे व्यक्ति क्या करता है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो मनुष्य अकेला जरूर है लेकिन अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि वो समाज में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। समाज में जो एक बार ठान ले वो करके दिखाता है। उसमें एक ऐसे गुण भी है जो और दूसरों में नहीं है, और जिसकी वजह से वो अपनी समाज में एक अलग पहचान बनाता है, और इस वजह से मनुष्य को अद्वितीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप इस वाले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पूछा गया है कि यह मधु है ना, ताकत निर्भय पंक्ति के आधार पर बताइए कि जो मधु और गोरस साथ ही साथ अंकुर की क्या विशेषता है।
यहाँ पर इन तीनों के बारे में बताना है आपको। तो मधुर की विशेषता यह है कि इससे उत्पन्न होने में युगों का समय लगा है, यानी मधु जो है इसकी विशेषता यह है कि उसे उत्पन्न होने में काफी लंबा समय लगा है। आप ये कह सकते हो स्वयं काल द्वारा, यानी खुद काल द्वारा अपने टोकरे में युग एकत्रित करने के पश्चात मधु की प्राप्ति हुई है, यानी स्वयं काफी लंबे समय के बाद हम देखते हैं कई युगों तक एक टोकरे में एकत्रित करने के बाद ही मधु की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। गोरस की विशेषता बताई गई है फिर कि भाई इसकी ये विशेषता है कि यह जीवन रूपी कामधेनु का जो है अमृतमय दूध है। जो गोरस है वो क्या है, कामधेनु का अमृतमय दूध है और यह देवपुत्रों द्वारा पिए जाने वाला एक अमृत है। ये गोरस के बारे में बताया गया है कि ये देवपुत्रों द्वारा पिए जाने वाला जो है एक अमृत है। अंकुर की यह विशेषता है कि यह विपरीत परिस्थितियों में भी पृथ्वी को जो है बोध कर बाहर निकलने के लिए उल्लंघित रहता है, यानी जब कोई विकट परिस्थिति होती है तब भी जो है अंकुर क्या होता है, अंकुर होकर पृथ्वी से विघटित होकर बाहर निकलता है। यह सूर्य की ओर निडर होकर देखता है, यानी आप देखते हो कोई भी चीज आप अंकुरित करते हो तो सूर्य के प्रकाश की तरफ ही तो पौधा उगना शुरू होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इनकी ये विशेषता है। अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। और भाव सौंदर्य किसका बताना है, आपको बताना है यह प्रकृत जो है स्वयंभू शक्ति को दे दो। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने अंकुर को प्रकृति स्वयंभू और ब्रह्मा के समान कहा है। इस तरीके से प्रकृति स्वयंभू यानी खुद का प्रभु ब्रह्मा के समान कहा है क्योंकि वह स्वयं ही धरती को फाड़कर क्या करता है, निकलता है, अंकुर होकर निकलता है और निर्भय होकर सूर्य की ओर देखने लगता है, यानी सूर्य जिस दिशा में होगा उसी दिशा में वृद्धि करता है। इसीलिए इस प्रकार कवि जो है अपने गीत को स्वयं बनाकर निर्भय होकर गाता है और उसे इसलिए सम्मान भी मिलना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि भाई कवि अंकुर होकर इस गीत को गाता है, स्वयं जो लोगों के बीच में अपनी एक खास पहचान बनाता है और साथ ही साथ में सत्तावादी लोगों के विरुद्ध में बोलता है। इसमें क्या गया है, यह सदा द्रवित चिर जागृत चिर अखंड अपना है। इसका भी आपसे जो है पूछा जा सकता है कि भाव सौंदर्य बताइए, तो आप यहाँ पर इसका सिंपल बताएंगे। इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है दीपक सदा जो है आग को धारण करके उसकी पीड़ा को पहचानता है। दीपक यानी जो दिया है वो क्या करता है, वो सदा क्या करता है कि भाई आग जो है उसको धारण करता है और उसकी पीड़ा को खुद पहचानता है, परंतु फिर भी दूसरों के लिए द्रवित होता है। द्रवित मतलब लिबरल रहता है और खुद जल के भी दूसरों को प्रकाश देता है और यह सदा जागरूक सावधान और सबके लिए प्रेम भाव से युक्त रहता है। तो दीपक हमें कई सारी जो है सीख भी देता है कि भाई वो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया है जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा जो है श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। यहाँ पर कह रहा है भक्ति को दे दो। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा माए इसको भक्ति को दे दो। इसका मतलब यहाँ पर है कि भाई जो दीपक है यानी जो द्वीप है, द्वीप को व्यक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। आप सभी को बताया गया था दीप जो था, देखो दीप और दीपक कोई अलग बात नहीं है। दीप और जो दीपक है वो कोई अलग बात नहीं है। यहाँ पर हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं। ये भी बताया गया है कि यह सदा जानने की इच्छा से जो है भरपूर ज्ञानवन श्रद्धा युक्त रहा है, यानी व्यक्ति दूसरी चीजों को पहचानने में जानने में हमेशा श्रद्धा युक्त रहा है और व्यक्ति को भी इन सभी विशेषताओं से परिपूर्ण रहना चाहिए। ये व्यक्ति को भी इन सभी विशेषताओं से क्या रहना चाहिए, परिपूर्ण रहना चाहिए और वो रहता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे पूछा गया है ये अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको बताना है कि ये द्वीप जो अकेला है, ये कविता जो है लघु मानव, एक छोटे मानव के अस्तित्व की कहानी है। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो कहेंगे कि द्वीप अकेला जल रहा है और यह स्नेह से भरा हुआ है। स्नेह का मतलब आपको बताया था तेल से भरा हुआ है। और ये अकेला होने पर भी, लघु होने पर भी कांपता नहीं है। ये मतलब डरता नहीं है, अकेला होने के बाद भी डरता नहीं है। ये गर्व से जलता रहता है।
और साथ ही साथ दीपक अपनी विशेषता के कारण जो है अकेलेपन में भी जो है सुशोभित है, यानी अकेला होने के बावजूद भी वो सबको भाता है। इसकी सार्थकता यह है कि उसका निजी जीवन खुद तो विनाश हो जाता है, लेकिन दूसरों के लिए वो महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि आवश्यकता पड़े तो वह समाज के लिए अर्पित हो सकता है, यानी समाज के लिए वह अर्पित हो जाता है। वह बलपूर्वक आत्मत्याग का विरोध करता है, आत्मत्याग का क्या करता है, विरोध करता है। इस कविता में लघु मानव का जो है अस्तित्व जो है उसको दर्शाया गया है। दीपक लघु मानव का प्रतीक है और उसकी अपनी ये विशेषता यह है कि वह समाज का अंग होकर भी समाज से पृथक अस्तित्व रखता है, यानी समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज से अपनी एक अलग पहचान रखता है। लघु मानव अपना महत्व भी है, इसका भी महत्व है, और लघु मानव समाज का चुनाव अपनी इच्छा से करता है, यानी मनुष्य को कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं जाना ये व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चुनता है। इसे इस पर कोई जो है बलात् लाद, मतलब इसके ऊपर कोई बलपूर्वक इस चीज को लाद नहीं सकता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में आपको लाक्षणिक प्रयोग का चयन करना है और उसमें सौंदर्य के स्पष्ट बताना है। इस द्वीप अकेले को जब लिखा गया तो इसमें क्या क्या खास बताया गया है। तो इसमें लाक्षणिक प्रयोग कई जगहों पर किया गया है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले ये द्वीप अकेला, इसमें द्वीप जो है वो व्यक्ति की ओर संकेत करता है, और आपको मैंने बताया था पंक्ति जो है वो किसकी, समाज की ओर। जीवन कामधेनु, इसका मतलब है कामधेनु के समान जीवन से इच्छित की प्राप्ति, यानी कामधेनु की तरह ही हमें अपने जीवन के अंदर जो कार्य है इच्छा की अकॉर्डिंग करना चाहिए। पंक्ति में जगह देना, इसका मतलब है समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनाना। मैंने बताया था पंक्ति का मतलब है समाज, और समाज में क्या करना, जगह देना। यहाँ पर डायरेक्टली क्लियर हो रहा है। नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपता है, मानव लघु होने पर भी कांपता नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक बूंद यानी लघु मानव, और सूरज की आग का मतलब है ऐसे समाज के वर्णित चीज जो उसके लिए एक समस्या का विषय बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो आप कहेंगे सागर से आशय यह है समाज का, और बूंद से आशय व्यक्ति का है। यहाँ पर सागर को समाज बताया गया है और बूंद को व्यक्ति बताया गया है, ध्यान रखना है। और एक छोटी सी बूंद सागर में उछलती है और दोबारा उसमें समा जाती है, यानी हम देखते हैं कि भाई सागर जो है समाज है और बूंद एक व्यक्ति है। तो बूंद उछलता है यानी एक व्यक्ति उछलता है और दोबारा समाज में मिल जाता है, समा जाता है। यदि बूंद का अस्तित्व क्षणिक होता तो वह निरर्थक कतई नहीं होती, यानी अगर बूंद का कोई वजूद ही नहीं रहता तो वो बिल्कुल बेकार ही होती, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उसका अस्तित्व जो है क्षण भर के लिए जरूर है बूंद का, लेकिन वो बिल्कुल बेकार नहीं है, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल निरर्थक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपसे पूछा गया है, रंग गई क्षण भर, है ना, बलते सूरज की आग से पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता को बताना है। तो इसमें हम कहेंगे कि बूंद सागर के जल से उछलती है और क्षण भर के लिए ढलते सूरज के आग से बन जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बूंद क्या है, सागर में कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए क्या करती है, उछलती है और दोबारा से सागर में जाकर मिल जाती है। और ये क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है, यानी जब सूर्य का प्रकाश उस पर लगता है तो वो कुछ उस कलर में दिखती है हमको। यह क्षण भर में ही स्वर्ण की भांति अपनी चमक दिखा आती है, और इसकी ये चमक निरंतर नहीं है, क्योंकि क्षण भर में ही इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, तो आपका जीवन बेशक से छोटा है, यानी छोटा मतलब आप हमेशा परमानेंटली तो इस जगह पर नहीं हो, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आने वाले समय में भी लोग आपको याद करें, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बूंद का भी जीवन और व्यक्ति का भी जो जीवन है वो कैसा है कि वो सबके लिए याद में ही है, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया है, आपके सूने विराट के सम्मुख दाग से पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना, यानी यहाँ पर बताया विराट के जो है सम्मुख बूंदों का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्टशीलता के बोध से एहसास कराता है। पहली चीज ये याद रखना है। दूसरा, यद्यपि यह विराट सत्ता शून्य या निराकार है तथा तद्यपि मनुष्य जीवन में आने वाले मधुर के मिलने का
क्षण है। यानी इसमें बताया गया है कि बेशक जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि कोई ऐसा पल हो सकता है जो जीवन के अंदर कोई अच्छा कार्य का हो, लेकिन वो थोड़ा सा दीप्त हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें मनुष्य जो है जो कार्य करता है उस कार्य की वजह से मनुष्य की एक खास पहचान बनती है, जिसकी वजह से उसका जीवन जो है सार्थक कर देता है, उसका जीवन लोगों के लिए स्मरणीय याद के रूप में रह जाता है। कवि को खंड में भी विराट सत्ता को दर्शाया गया, यानी कवि ने इस बात को लेकर हमें इंस्पायर किया है कि वो किस प्रकार से क्षण भर में बूंदे की बातें ही वो समाज में हमें एक पॉजिटिवली अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं क्षण के महत्व को आपको यहाँ पर बताना है, तो इसमें हम कह सकते हैं क्षण का जो महत्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप में प्रतिपादित किया गया है। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि स्वार्थ के जो है क्षुद्र बंधनों को तोड़कर व्यक्ति के जो है समाज में क्या हो जाना चाहिए, उसको लीन होना जाना चाहिए, ये बताया गया है। और साथ ही साथ जगत के सभी प्राणियों का दुख दर्द अपनाए और वह उसे अपनेपन का जो है अपनापन ही उसको मानना चाहिए, और इस तरीके से समाज के लिए जब वो अच्छा कार्य करेगा तो उसकी पहचान जो है उस समाज के अंदर बिल्कुल बन जाएगी। संध्या के समय समुद्र में एक बूंद का उछलना और फिर उसमें विलीन हो जाना, उस क्षण बन की जो उसका प्रतिपादन किया है। उस बूंद का अस्तित्व बहुत कम समय के लिए था, फिर भी उसको निरर्थक नहीं कहा जा सकता। वह बूंद क्षण भर में ही क्या हो जाती है भाई, अस्त हो जाती है, यानी डूब जाती है, दोबारा पानी में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है। लेकिन उस पल में जब उस पर सूर्य की किरण पड़ी, वह सुनहरी किरण की तरह चमक उठी, और ये बूंद जो है हमें उस चमकीले की याद दिलाती है और आत्मबोध कराती है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास गुण होते हैं। वो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई गुण रखता है और वो उस गुण की वजह से जो है उसे कोई दबा नहीं सकता। ये आपको याद रखना है। इस पूरे का सार मैं कहूँ तो ये, और इसमें ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वाले चैप्टर के अंदर। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। बाकी सदा प्रसंग व्याख्या के लिए हमारी आप सभी के लिए और वीडियोज आएगी। बाकी मैंने इससे पहले आप लोगों को 2 जो है वीडियो और करा दी है। ये पार्ट 2 के क्वेश्चन थे सारे के सारे। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हो। इससे पहले ये पार्ट 1 के क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे मैंने कराए, और इसी तरीके से मैं सारे के सारे जो पार्ट के क्वेश्चन है वो इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। अगर आप लोगों ने इसको देख लिया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी मिलता हूं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।